वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 15 को। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। इस चैप्टर में हम ठोस आकारों के चित्र के बारे में जानेंगे कि ठोस आकार जो होते हैं उन्हें हम किसी समतल पर बनाएं तो वो कैसे दिखाई देंगे और कैसे उनको हम पहचान सकते हैं कि कौन से ठोस आकार हैं वो। तो यहाँ पर उनको चित्रित करने के विभिन्न तरीके बताए गए हैं, उन्हें देखने के तरीके बताए गए हैं। तो आइए उनको शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा आकृति। तो यहाँ पर जो आकृति है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है तल आकृति और दूसरी होती है ठोस आकृति। जैसा कि हमारा चैप्टर है वो है ठोस आकृति के ऊपर, पर फिर भी हम जान लेते हैं कि तल आकृति किसे कहते हैं। जो तल आकृतियां होती हैं उन्हें 2D कहा जाता है। 2D का मतलब तो है, D का मतलब यहाँ पर डायमेंशन है और 2 का मतलब 2। तो ये जो 2 डायमेंशन वाली आकृतियां होती हैं, डायमेंशन उन्हें कहा जाता है जो नापी जा सके, जिन्हें नापा जा सके। तो एक इसके पास होती है लंबाई और दूसरी इसके पास पाई जाती है चौड़ाई। तो इस प्रकार से ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है उन्हें 2D कहा जाता है और ये तल पर बनाई जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, उदाहरण जैसे कि एक त्रिभुज हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, एक आयत हो सकता है। तो ये सभी आकृतियां हैं, और भी एक वृत्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आकृतियां होती हैं ये तलाकृति कहलाती हैं। ये जैसी दिखती हैं वैसी ही ये बनाई भी जाती हैं, या फिर जैसी ये बनी हुई होती है सिर्फ ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही दिखती भी हैं। लेकिन ठोस आकृतियां इनसे थोड़ी सी भिन्न होती हैं। ठोस आकृतियों को 3D कहा जाता है, इन्हें 3D कहा जाता है। 3D में जो 3 है, यहाँ पर डायमेंशन जो है वो 3 होती है हमारे पास। पहली जो है नंबर 1 पर वो होती है लंबाई। नंबर 2 पर जो पाई जाती है उसे हम यहाँ लिख सकते हैं, ये होती है चौड़ाई। और नंबर 3 पर जो पाई जाती है उसे कहते हैं ऊंचाई। तो इस प्रकार से इसके पास में 3 डायमेंशन पाई जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमारे सामने ऐसी जो भी वस्तुएं होंगी उनका हम क्या करने वाले हैं कि हम उन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये एक वस्तु है, ये जो मार्कर है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसके पास नीचे का जो हिस्सा है वो वृत्त के जैसा है। अगर वृत्त को हम समझें तो वृत्त के पास क्या होगा, एक लंबाई होगी। इसको अगर इस तरह से लंबाई माने और ये इसकी चौड़ाई मानी जाएगी। उसके बाद ये हिस्सा जो है ऊपर जितना दिख रहा है ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी जो आकार होता है जो हमारे वास्तविक रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, जैसे कि ये बोर्ड जो है, बोर्ड में क्या है, ये बोर्ड में पूरी इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई। और बोर्ड जितना मोटा होगा, जिसके बारे में हम पता चलता है कि ये कितना हैवी हो सकता है, तो वो उसकी मोटाई कहलाती है यहाँ से। तो इस प्रकार से कोई भी जो वस्तु है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पाई जाती है, जिनको हम वास्तविक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो जो इनके कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम बनाकर देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला है, इस प्रकार से हम घन बना सकते हैं। घन जो है उसका एक तल वर्ग के जैसा दिखाई देता है और ये है, इसमें 6 तल पाए जाते हैं। ये जो आकृति है ये वर्ग के जैसे दिखाई देता है, इसका एक तल, बाकी सभी तल मिलकर 6 तल मिलकर इस आकृति को तैयार करते हैं। दूसरा, घन के बाद घनाभ होता है, जो इसका एक तल आयत जैसा दिखाई देता है इस प्रकार से, और उसके बाद में इससे जो निर्माण होता है उसे हम घनाभ कहते हैं। घनाभ की संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें त्रिभुजाकार आकृति से, जिसका एक तल त्रिभुज के जैसा दिखाई देता हो, उसे प्रिज्म कहा जाता है। उस आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म में एक हिस्सा भी त्रिभुजाकार होता है, इसका दूसरा हिस्सा भी त्रिभुजाकार होता है। इसमें कुछ इस प्रकार से हम इस समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हिस्सा है, अगर ये त्रिभुजाकार है तो इसके जैसे बिल्कुल पीछे की तरफ और बाहर तक निकला हुआ हिस्सा दूसरा हिस्सा भी त्रिभुजाकार हो, तो उस तरह की जो आकृति है उसे प्रिज्म कहा जाता है, जो कि विज्ञान में भी काम में ली जाती है। इसके अलावा जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड उन्हें कहा जाता है जो चीन में या मिस्र में सबसे ज्यादा बने हुए होते हैं, जहां पर पुराने राजा जो थे पहले, उन सभी राजाओं के जो मकबरे हैं वो पिरामिड में बने हुए हैं। तो पिरामिड जो है उसका, अगर हम उसको ध्यान से समझें तो पिरामिड का जो तल है वो वर्ग के आकार का होता है। वर्ग के आकार का होने के बाद में इसमें ऊपर की तरफ 4 दीवारें बनी हुई होती हैं। कैसे?
ये दीवारें इधर इधर से इसके पास यहाँ होंगी, यहाँ से भी कुछ दीवारें जा रही होंगी जो इसके पास होंगी, और ये वाला पॉइंट भी ऊपर इस तरह से जा रहा होगा। तो इसको अब हम जब देख रहे थे थोड़े इसका तिरछा रूप कहलाता है, जिसमें नीचे वाला तल भी दिखाई देता है और ऊपर की तरफ 4 फलक जो है इसके वो दिखाई देते हैं। तो अब इसके बाद हम जानेंगे चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे कि ठोस आकृतियां जो होती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि जो तल आकृतियां होती थी इनमें कोण और इनकी भुजाएं यहाँ संबंधित होती थी, लेकिन इनमें और कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी उनको भी हम जानेंगे और इनके बारे में थोड़ा और विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट पर जो है फलक, किनारे, शीर्ष। तो अब इसमें जानेंगे हम कि जो ठोस आकृतियां होती हैं, ठोस आकार जो होते हैं उनमें फलक क्या होते हैं, शीर्ष और किनारे ये क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं। तो जो पहली आकृति हम बना रहे हैं वो देखिएगा कुछ इस प्रकार की है। इसमें हमने पहले एक वर्ग बनाया है और दूसरा वर्ग भी हमें बनाना है, लेकिन बीच में से, इसके बिल्कुल बीच में से अगर आप बनाना चाहें तो वहां से बना सकते हैं। और इस प्रकार से जो आकृति सामने आएगी इसको वर्ग के बराबर का ही बनाना है लगभग हमें। और उसके बाद में इसके जो ये कॉर्नर, कोने दिखाई दे रहे हैं जहां पर दोनों भुजाएं आकर मिल रही हैं, उन दोनों को मिला देंगे हम। अब इसके बाद जो आकृति तैयार होती है इसे कहा जाता है घन, इसे घन कहा जाता है और ये एक ठोस आकृति होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि फलक क्या होता है। फलक ध्यान से समझिएगा, जो फलक है वो इनके फेस, तल को कहा जाता है। जो इनके तल होते हैं उनको फलक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए ये डैस्टर है, तो इस डैस्टर में जो इसका सामने वाला हिस्सा है ये इसका पहला तल कहलाएगा। इसके पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला इसका दूसरा तल है, जो जैसा सामने होगा वैसा ही पीछे होता है। इसके बाद एक होगा इसका दाईं तरफ और एक होगा इसके बाईं तरफ। तो एक आगे है, एक पीछे, 2, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ, 2 और 2 4, और एक ऊपर होगा और एक नीचे। तो इस प्रकार से एक जो वस्तु जो ठोस आकार होता है उसमें 6 तल पाए जाते हैं। तो इसमें जो इसके तल हैं इनको ही इसका फलक कहा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो इसके फलक हैं, फलक बराबर से इसमें 6 होते हैं, जो और फलक को एफ भी, फेस भी कहा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एफ बराबर से 6। अब इसके बाद दूसरा आता है किनारा। किनारा किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, इस पर हमने जो ये रेखा खंड खींचे थे, तो जैसे मान लो अगर इधर के सामने वाली भुजा, सामने वाले तल को ध्यान से समझे हम फलक को, तो इसमें जो ये बिंदु हैं एक दूसरे से बिंदु को मिलाने के लिए जिस रेखा खंड का उपयोग किया गया है ये इसके किनारे कहलाते हैं। जो किसी वस्तु को बनाते वक्त में, जैसे कि मान लीजिए जब हम इस वस्तु को बनाएंगे तो इस वस्तु के लिए ऊपर वाले तल से और इधर सामने वाले तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये इसका एक किनारा बन जाता है। ऐसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो यहां से भी ये इसका एक किनारा बनेगा। तो ऊपर वाली जो ये लाइन होती है और ऐसे ही ये नीचे वाली जो लाइन है, इनके साथ में यहाँ पर जो इनकी ऊंचाई होगी, ये भी सभी किनारे का ही निर्माण करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये सामने, इन्हें अगर हम ध्यान से समझें, ये वाला जो हिस्सा होगा ये इसके किनारे कहलाएंगे, इनको कहेंगे हम किनारे। किनारे जो हैं उनको एज कहा जाता है, इनको ई से लिखा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 3 पर, जो है वर्टेक्स। इन्हें वर्टेक्स कहा जाता है शीर्ष को। शीर्ष किसे कहते हैं, जो ये बिंदु हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक रेखाखंड आकर मिल जाते हैं एक दूसरे से, उसे शीर्ष कहा जाता है। तो इसमें देखो कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4, 4 तो सामने हैं और 4 ही पीछे हैं। तो इसमें लिखेंगे हम शीर्ष जो हैं, शीर्ष जो है उनको कहा जाता है वर्टेक्स, जिसको V से लिखते हैं, जो बराबर से होते हैं 8। और किनारे जो हैं आप चाहें तो इनके किनारों को गिन सकते हैं। तो देखिए कितने होंगे, सबसे पहले 1 2 फिर 3 फिर 4, 4 तो आगे हैं, 4 ही पीछे होंगे। कितने हो गए, 4 और 4 8। उसके अलावा एक ये है 8 के बाद 9, एक ये होगा 10, एक ये नीचे 11 और एक ये वाला 12। तो इसको यहां से लिखा जाएगा, ये हो जाएंगे 12। इनको ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की एक प्रमेय होती है, जिसके अनुसार हम इन तीनों के एक संबंध को जान सकते हैं। और वो संबंध जो है हमें इनके बारे में बताता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि F + B बराबर से होता है E + 2।
इनका प्रयोग करके हम इन तीनों के बीच में एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें पता है पहले से कि फेस कितने हैं, फलक कितने हैं और हमें दिया हुआ है कि शीर्ष कितने हैं, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, किनारों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनको हल करके देखते हैं। एफ की वैल्यू अगर 6 है हमारे पास में, प्लस बी की वैल्यू 8 है, 8 और 6 होते हैं 14, इधर ये वैल्यू है 12 के बराबर, प्लस 2, तो इसमें लिखेंगे हम 14 बराबर से 14, ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे संख्या में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फलक, किनारे और शीर्ष के मध्य एक संबंध पाया जाता है जो ठोस आकृतियों में उनकी संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे कि समतल जगह पर या किसी कागज या सपाट जगह पर कैसे उनको बनाया जाता है और वो कैसे दिखते हैं। जब उनके नेट बनाए जाते हैं, जब उनके जाल बनाए जाते हैं तो कैसे दिखाई देंगे। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो है ठोस आकारों के जाल। जो ठोस आकार होते हैं उनके जाल कैसे बनते हैं। जाल का मतलब होता है कि ठोस आकार जो हैं वो कितने भागों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके बारे में है ये। तो पहले हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि दूसरा पॉइंट हमें उसमें क्या सिखाना चाहता है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर समझें कि जो बेलनाकार आकृति होती है, तो बेलनाकार आकृति कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। और उसके बाद में यदि हम इसके जाल को समझना चाहें, इसका जो नेट है वो कैसे दिखाई देगा, तो इसके नेट को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब इसको खोला जाए, जब अगर मान लो हम इसको यहां से काट कर, जैसे ये बेलनाकार आकृति है, अगर इसको यहाँ बीच में से काट कर खोला जाए तो काटने पर ये कैसा होगा, इसकी आकार जो है वो कम लगभग हमें पहले तो ऐसा दिखाई देगा, एक आयत के जैसा। और एक आयत बनाने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाले हिस्से में दो वृत्त बने हुए हैं, तो एक वृत्त इसके ऊपर यहाँ होगा और एक वृत्त इसके नीचे यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से जो इसकी संरचना है वो इसका नेट बन के तैयार होता है। इसी प्रकार से अन्य जो ठोस आकृतियां होती हैं उनके भी नेट बनते हैं। जहाँ देखिएगा, जैसे कि हम अगर एक घन बना लें तो घन का नेट कैसा दिखाई देता है। तो जो घन का नेट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। पहले इसको हम यहाँ सीधा बना लेते हैं और उसके बाद में इसको मिलाने पर, अब ये जो संरचना है आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको इस कॉर्नर से यहां से और यहां से काट दें तो इस वाले हिस्से को ऊपर खोला जा सकता है, फिर उसके बाद इसको सीधा, जब इसको सीधा खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सबसे पहले बॉक्स को कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ध्यान रहे ये वर्गाकार आकृति में होने चाहिए, क्योंकि इसके सभी जो फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। तो पहले नीचे वाले हिस्से को हमने बनाया है, उसके ये वाला हिस्सा इसके नीचे आएगा साथ में इधर, तो इसको हम यहाँ बना सकते हैं और ये यहाँ बनने के बाद ऐसा दिखाई देगा। ये पहला पॉइंट हुआ जिसको हम यहाँ पहला पॉइंट दे सकते हैं, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा पॉइंट और ऊपर वाला इसका चौथा पॉइंट होगा। अब इसके बाद हमने इसमें पहला बना दिया है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के बाद तीसरा बनाना होगा, तीसरा कुछ ऐसा दिखाई देगा और चौथा पॉइंट जो है इसका वो यहाँ पर होगा। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है और ये इसका चौथा। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमने दूसरा फलक नीचे वाला जो तल बनाया है, इसके सामने वाला है जो हिस्सा है, जो सामने से हमें दिखाई देगा, वो हिस्सा अभी तक बनाया नहीं गया है। तो उसको जब हम खोलेंगे, ऊपर से जब इसे काटा है तो ये सामने से इस प्रकार खुलेगा। जब ये सामने से खुलेगा तो ये कहाँ आने वाला है, 2 के बिल्कुल सामने। तो 2 के सामने आएगा तो अगर इसको हम 5वां नंबर दें, क्योंकि 1 2 3 4 और 4 के बाद 5वां नंबर, तो बिल्कुल इसी की तरह जो सामने वाला तल था इसके पीछे भी एक तल होगा जो लास्ट में बना हुआ है उधर, उस तल को हम कहां बना सकते हैं, 2 के पीछे। तो इसको भी हम यहां रख सकते हैं। तो इसकी संरचना जो है एक घन की, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसको हम यहां आसानी से बना सकते हैं। और यदि हमें ऐसी कभी भी कोई संरचना दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि ये किसका निर्माण कर सकता है, एक घन का निर्माण करेगा। इसी के अनुरूप जो हमारा घनाभ होता है उसकी भी संरचना होती है, शंकु की भी संरचना पाई जाती है। देखिए अगर हम यहाँ पर जो हमने पिरामिड बनाकर देखा था, पिरामिड की जो संरचना है कुछ ऐसी होती है। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, पिरामिड की संरचना कुछ ऐसी होती है। इसमें इस तल को इनसे मिलाया जाता है पहले, फिर इसको इसके साथ में मिलाया जाता है और ये वाला हिस्सा जो है इसके साथ मिला होता है। जब इसको बनाया जाए तो इसमें 4 जो फलक हैं वो दिखाई देंगे। तो इन्हें कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले एक संरचना कुछ ऐसी होगी। ऐसी बनने के बाद में इसके अगर इसको चारों कोनों से बिल्कुल काट दिया जाए सीधा, पहले तो इसको काटा जाए, फिर इस वाले हिस्से को, फिर इसे और फिर इसके पीछे वाले को, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये बनने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहला पार्ट इसका, ये इसका दूसरा भाग होगा। इधर से बनाएंगे इसको हम, तो ये इसका तीसरा भाग है और ये वाला हिस्सा इसका चौथा भाग होगा। जब इन चारों को ऊपर की तरफ मिला दिया जाए तो ये चारों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और कैसी संरचना तैयार करते हैं, तब जब इन्हें जोड़ दिया जाए तब ये पिरामिड की संरचना तैयार करते हैं। इसे पिरामिड कहा जाता है।
और जो ये आकृति थी इसे घन कहा जाता है, और ये जो हमने सामने बनाया था इसे बेलन कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो संरचनाएं हैं वो नेट कहलाती हैं, जो जाल है उसे नेट कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी हमें नेट की संरचना प्राप्त होती है कि ठोस आकारों को नेट में कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास सवाल आते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की संरचना बनी हुई होगी और हमें उनमें से पहचानना होगा कि उन्हें बंद करने पर, ये तो इनके खुले हुए भाग हैं, उनको बंद करने पर संरचना जो है किस आकृति को बनाएगी, वह बंद होने पर कैसा बनाएंगे, या वो बना पाएंगे या नहीं, सही जगह पर उनको लगाया गया है या नहीं। जैसे मान लीजिए छठवें पॉइंट को यहां ना लगा के अगर यहां इसी के साथ लगा दिया जाए तो क्या फिर ये बंद होने पर एक घन की संरचना बना पाएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये इन्हीं के साथ लगकर कहीं पर भी वो संरचना तैयार कर सकता है, लेकिन यहां सीधा होने पर यह संरचना तैयार नहीं करेगा। तो ऐसे ही सवालों के जवाब हमें इस प्रश्नावली में देने होते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अब तिर्यक दूरी, तिर्यक के बारे में, कि जिनकी जो आकारों को खींचना, मतलब आकार जो बनाए जाएंगे वो तिर्यक में कैसे बनाए जाते हैं और समदूरिक में कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, वो है सपाट पृष्ठ पर ठोस आकारों को खींचना। देखिए समदूरिक के लिए हमने यहाँ पर कुछ बिंदु बनाए हैं। आपको एक ऐसा पेज मिल जाएगा जो बिंदुओं से बना हुआ रहता है। तो इस पेज में जो प्रत्येक बिंदु है वो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होता है, तो इसलिए इनको समदूरिक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम जो ठोस आकार है उसे इस पर बनाने की कोशिश करेंगे। इस पर हम देखेंगे कि समदूरिक उनको क्यों कहा जाता है, कैसे समदूरिक, दूरी का उपयोग यहाँ पर कहाँ किया गया है। उससे पहले हम जानते हैं कि तिर्यक, जो तिर्यक आकृति है वो कैसे बनाई जाएगी। तो मान लीजिए हम पहली आकृति जो है उसे बना रहे हैं, और पहली आकृति है हमारी घन की। तो अगर हम घन बना रहे हैं तो घन को कैसे बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले, जैसे कि हमने ऐसे अभी पहले भी जाना था कि घन कैसे बनाया जाता है, उसी प्रकार से अगर घन बनाया जाए तो देखिए घन को एक बार ऐसे बनाएंगे बॉक्स, उसके बाद इसमें फिर से एक वर्ग बनाएंगे और यहाँ से, और फिर ये जो संरचना है ये घन की संरचना तैयार होने लग जाएगी। तो आप इस प्रकार से घन की संरचना तैयार कर सकते हैं। अब इसको अगर हम ध्यान से समझें तो ऐसा लगता है कि तुम इसे यहाँ से देख रहे हो, इस बिंदु पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है और तब इसे ऐसा देखा जा रहा है, तो ये संरचना ऐसी दिखाई देती है। लेकिन अगर इसको इस बिंदु से देखा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? इसकी जो ये संरचना है कैसी है? ये तिरछी है। अगर इसको सामने से देखा जाए तो ये सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि सामने से पूरा हिस्सा जो है वो पीछे रहेगा, तो सामने से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन इसी प्रकार से इसके अन्य भागों को अलग अलग तरीके से देखा जाए तो उनमें तिर्यक को यहाँ पर बताया गया है, और हम इनको अलग अलग कोण पर कैसे देखेंगे वो हम अंतिम बिंदु में जाकर जानेंगे। वहां पर भी समझाया जाता है कि कैसे इनको अलग अलग बिंदुओं से जाना जाता है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसा ना बनाकर इसको दूसरी तरफ बनाएं इधर, तो ये संरचना कैसी दिखाई देगी? अब इसको समझना ध्यान से। इसको यहाँ मिला दिया जाए, इससे इसको यहाँ पर, इसको इससे यहाँ मिला दिया जाए, और इसको इससे यहाँ मिला दिया जाए, तो ये संरचना अब इससे थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। अब ऐसा लगता है कि आपका ध्यान यहाँ केंद्रित है और आप इस दिशा से इसे देख रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे इसे देखने का जो तरीका है वो बदल जाता है। अभी ध्यान यहाँ था हमारा इस बिंदु पर, लेकिन अभी ध्यान इस बिंदु पर होगा। तो इस प्रकार से जो इनके तिर्यक चित्र हैं, इन तिर्यक चित्रों को इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें अन्य तिर्यक चित्र भी इसके और बन सकते हैं। तो अब आइए देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, वो है समदूरिक, कि समदूरिक जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। समदूरिक को इसमें हम समझेंगे, तो ध्यान से समझना। यदि हम इसमें घन ही बनाना चाहते हैं, देखो जो हमने बनाया था इसमें ये लंबाई छोटी दिख रही है, कोई ज्यादा बड़ी दिख रही है, कोई छोटी दिख रही है, कोई कैसी है, तो ये निश्चित लंबाई नहीं बन पा रही है। लेकिन इनको समदूरिक बनाने का मतलब है इन बिंदुओं के बीच की दूरी यदि एक मानी है तो इसके बीच में भी एक की दूरी होनी चाहिए, यहाँ भी एक की दूरी हो और यहाँ पर भी एक की दूरी ही दिखाई दे हमें, तब हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आकृति बनेगी वो समदूरिक कहलाएगी। तो देखिए अगर हम सबसे पहले एक तल बना ले, कौन सा, वर्गाकार तल बनाए, तो वो कैसा दिखाई देगा? एक वर्गाकार तल हमें ऐसा दिखाई दे सकता है, दो बिंदुओं से बनाए। दो से कैसे? एक बिंदु बीच में छोड़कर उससे बनाया जाए, तो इसमें भी एक बिंदु छोड़कर इसको यहाँ इससे मिलाया जाएगा, एक बिंदु छोड़कर नीचे इसको इससे मिलाया जाएगा, और यहाँ पर इसको इससे मिला दिया जाएगा। तो एक तल हमारा तैयार हो गया है। अब इसे बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? आगे वाला तल जो है उसे बनाना होगा। तो उसे बनाएंगे तो कैसे? एक, अब इसमें ध्यान रहे कि जब हम इसे बना रहे हैं तो हमें उतनी ही दूरी पर इसे छोड़ना पड़ेगा।
तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगले सामने वाले तल को बनाएंगे। वो कैसे दिखाई देगा, वो यहाँ से यहाँ एक बिंदु, यहाँ से शुरू किया, बीच के एक बिंदु को छोड़कर हम यहाँ पहुंचेंगे। अब हमने इसको यहाँ से शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर अगले सामने वाले तल को इसी बिंदु से शुरू करें तो वो पीछे वाले तल के साथ मिल जाएगा, और उसे अगर ज्यादा बाहर से शुरू करेंगे तो वो संरचना हमें वैसी सही दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमने इसको इस बिंदु से शुरू किया है। उसके बाद क्या करेंगे, एक बिंदु छोड़कर नीचे की तरफ यहाँ से दूसरे बिंदु से मिलाएंगे। ऐसा ही इसमें यहाँ करना है, और इन दोनों ही बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देंगे। अब इसके बाद जो इनके बने हुए शीर्ष हैं उनको एक दूसरे से मिलाया जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर अब हमारे सामने जो संरचना तैयार हुई है, ये संरचना कहलाएगी समदूरिक घन की। ये जो संरचना है ये घन की संरचना है, और इसमें इन्हें समदूरिक कहा जाएगा, क्योंकि इनकी जो संरचना है वो बीच में, इनके बीच की जो दूरी है वो समान रहने वाली है। ये इसके समान होगा, और यहाँ पर ये वाली भुजा इसके समान है। ये सभी भुजाएं एक दूसरे के समान होंगी। हो सकता है आपको चित्र में देखने पर ऐसा महसूस ना हो, लेकिन ये सभी कैसी हैं, समान होंगी। इसमें यदि आप घन के अलावा घनाभ बनाना चाहें, जो घनाभ होगा वो इसमें ज्यादा बेहतर आपको समझ में भी आएगा, और उसे आप बना भी पाओगे, क्योंकि समदूरिक में दूरी को अच्छे से, तब आप इस पॉइंट से, इन बिंदुओं से समदूरी को अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे अगले अन्य बिंदुओं को। हमारे सेकेंड लास्ट पॉइंट पर जो है एक से अधिक ठोस आकारों का चित्रण। तो इसमें भी हम चित्र बनाना ही सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो ठोस आकार का हम चित्र बनाने वाले हैं वो ठोस आकार एक से अधिक होंगे। एक से अधिक कैसे हो सकते हैं उसको हम देखिएगा यहाँ पर। तो इसमें जो आकृति होगी, जैसे मान लीजिए हम घन बनाने वाले हैं, तो एक से अधिक घन यदि एक साथ मिले हुए हों, एक साथ लगे हुए हों, तो वो कैसे दिखाई देंगे हमें, तो उन्हें हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। उन्हें हम देखेंगे कि वो हमें कैसे दिखाई देने वाले हैं। तो देखिएगा, यदि हम एक से अधिक घन बनाए तो सबसे पहला घन बनाते हैं, तो वो घन कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस आकृति को ध्यान से समझना, तभी आप इसे समझ पाओगे। एक से अधिक घन आप बना रहे हो तो वो कैसे दिखेंगे, और उनमें कौन सी लाइन आपको कहाँ खींचनी है और किससे मिलानी होगी। तो इस प्रकार इसको मिला दिया जाएगा इससे। अब उसके बाद में इसको हमने ऐसा बना दिया है। अब इसके बाद हम कहें कि हमें इसी के साइड में, इसी के पास में क्या बनाना है, एक दूसरा घन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो, एक घन यहां बना दिया है, तो पिछले तल पर ध्यान देना, आगे वाले तल को भूल जाओ बिल्कुल। पीछे वाला तल जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब पीछे वाला तल हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो इसी प्रकार से जब इसे बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा, इसे इससे मिला देंगे, ये रेखाखंड यहाँ आएगा, और इसको अब हम इससे यहाँ मिला सकते हैं, ये मिल गया। अब इसके बाद हमें इसके अगले वाले तल को बनाना है। ध्यान से समझिएगा, पीछे वाले तल को पीछे वाले तल के पहले घन, ये पहला घन, ये दूसरे घन और पहले घन के बीच में दोनों ही तलों को मिला दिया गया है। तो इसलिए ये जो रेखाखंड है ये उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार से जो सामने वाला दो तल आएगा उसमें भी जो ये रेखाखंड है ये भी उभयनिष्ठ रहने वाली है। तो ये उभयनिष्ठ रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा इधर हटके बनाया था सामने वाले तल को, तो ये भी बिंदु कहां से मिलने वाला है, ये भी बिंदु लगभग हमें यहां से मिलेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां इससे मिला देंगे। तो इससे मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसे थोड़ा नीचे ले जाना है, किसके बराबर, इसी के बराबर, क्योंकि घन सभी बराबर हैं तो लंबाई और चौड़ाई सबकी बराबर दिखाई देनी चाहिए। आप जब इसे स्केल से बनाओगे तो ये ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसे इससे मिला दो और इसे इससे। अब यहाँ पर हमने दो घन तैयार कर लिए हैं, दो घन एक दूसरे के साथ में तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक घन और ऊपर बनाना है, ताकि हम जो ये आकृति है वो एल के जैसी बना सकें। अगर इस संरचना को एल के जैसा बनाना है तो ये कैसे दिखाई देगा, तो ध्यान से समझिए। अब जो ये नीचे वाला तल है इस घन के लिए तो ये ऊपर वाला तल है, लेकिन इसके ऊपर जो घन बनाया जाएगा उसके लिए क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला तल। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, पहले इसका पिछला भाग बनाते हैं। तो पिछला भाग कैसे दिखाई देगा, जरा देखो, ये पिछला भाग जो है इसका वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके बाद बाकी सब में हमने सामने वाले भाग को बनाने के लिए क्या किया था, उसे आगे से, सामने से हमने थोड़ा बाईं तरफ और नीचे की तरफ रखा था, बाईं तरफ रखा और नीचे तरफ। तो इसका मतलब हम उसे बाईं तरफ रखेंगे तो रेखाखंड जैसे आएगा, नीचे रखेंगे तो थोड़ा यहां मिलेगा। तो इसका मध्य बिंदु जो इनका शीर्ष है वो हमें कुछ यहां मिलने वाला है। इस शीर्ष को इससे मिलाएंगे, इस शीर्ष को मिलाने के बाद इसे आगे लेकर जाएंगे इस प्रकार से, और इसे कहां मिलाना है, हमें इसे इससे मिला देना यहां पर। अब उसके बाद जो इनके किनारे हैं उनको एक दूसरे से मिलाना है, और जो हमारे सामने संरचना होगी वो एल के जैसी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें एक घन और ऊपर बना सकते हैं, तभी आपको परफेक्ट पूरे एल की तरह दिखाई देगी। जिसमें कैसे बनाया जाएगा, उसे कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं आप एक बार, और इसको इससे मिला दिया जाएगा यहाँ पर, ये इसके साथ मिलने पर ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद में इस बिंदु को यहाँ इससे मिलाएंगे हम,
इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने पर ये इससे मिल जाएगा, इनके जो किनारे हैं उन दोनों को मिला दिया जाए और ये फिर जो हमारे सामने आकृति है ये एल के जैसी आकृति तैयार हो जाएगी। ये आकृति किससे बनी है? एक से अधिक ठोस आकारों का चित्रण है ये, जिसमें पहला घन जो है हमें वो यहाँ मिल रहा है, ये इसका दूसरा घन है और ये इसका तीसरा घन है और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका चौथा घन है। तो 4 घनों को मिलाकर हमने एल की जैसी संरचना तैयार की है। आप चाहें तो ऐसी अन्य संरचनाएं भी तैयार कर सकते हैं जिनमें एक दूसरे के साथ उनको मिलाकर वो कैसी दिखाई देती हैं उन्हें आपको बनाना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा इसमें कि जब इस संरचना को तैयार करें तो प्रत्येक आकृति जो है वो ठोस दिखनी चाहिए। ठोस का मतलब है वो तिरछी, जैसा कि हमने उसमें इससे पहले समझा था कि ठोस आकारों को किस प्रकार बनाया जाता है, या तो तिर्यक, तिर्यक का मतलब तिरछा, या फिर समदूरिक, समदूरिक बनाया जाता है, फिर तिर्यक बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया है तिर्यक के रूप में, तो आपको ऐसे ही इनका प्रयोग करना है, तब जाकर आप ऐसे अन्य आकारों को एक साथ बना पाओगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो हमारा अंतिम बिंदु है वो है ठोस के विभिन्न भागों को देखना। भागों को देखना, तो इसमें अब हम जानेंगे कि जो ठोस आकृति होती है उसके विभिन्न भागों को कैसे देखा जाता है। तो विभिन्न भागों को देखने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता है। पहला होता है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? मान लो आपके पास कोई संरचना है, आपने जो संरचना बनाई है वो एक बेलनाकार आकृति है, इस प्रकार से एक बेलनाकार आकृति है आपके पास। जो ये बेलनाकार आकृति है इसको यदि काट दिया जाए, कैसे काटें? इसको यदि इस प्रकार से काट दिया जाए अलग अलग भागों में, जैसा कि आप इसको एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं, वो है आप अपने किचन में, रसोई में देखते होंगे कि जो जैसे सब्जियों को काटा जाता है, सब्जियां एक निश्चित आकार में आती हैं और फिर उसके बाद उनको अलग अलग भागों में काटा जाता है, तो उनका जो प्रत्येक भाग जैसा दिखाई देता है वो उसकी अनुप्रस्थ काट कहलाती है। उस संपूर्ण संरचना को अलग अलग भागों में जब बांट दिया जाता है, कुछ भागों में उसे काट देते हैं, चाहे 5 भाग हो सकते हैं, 10 भाग हो सकते हैं, तो वो उसके अनुप्रस्थ काट कहलाते हैं। तो ये कैसे दिखाई देंगे देखिएगा जरा इसको। यदि हम इसको बनाएं तो इसका पहला भाग तो ऐसा दिखाई देगा और उसके बाद ये यहां से कैसा होगा, इसे जैसा काटा जाएगा ये वैसा ही दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद में इसके दूसरे भाग को इसी के साथ अगर हम देखें तो वो कैसा दिखाई देगा, वो इसके साथ ऐसा होगा और फिर उसके बाद दोबारा से वो कैसा दिखाई देगा, तिरछा, इस तरह से। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो गोल था, गोल था तो इसका दूसरा भाग हमें गोलाई में दिखाई देगा और ये भाग इसका तिरछा कटा है, तो इधर से सामने से जब आप इसे देखोगे तो ये भाग इसका ऐसे दिखाई नहीं देगा। या तो इसमें आप एक ही तरफ से ही इस गोलाई वाले भाग को देख सकते हो, या तो अगर आप सामने से इधर से देखोगे तो ये पीछे वाला नहीं दिखेगा, और आप इसे इधर से देखना चाहते हो तो इसका दूसरा भाग जो है वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा और ये जो भाग है इसका, ये फिर इसके बाद ऐसे गोलाई में दिखाई देगा। तो आप इससे पता चलता है कि आप इसे अब इधर से देखने वाले हो, यहां से। तो इस वजह से हमें इसके अनुप्रस्थ काट के बारे में पता चलता है। जैसा कि आप इसके लिए एक दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, जो ब्रेड का पैकेट होता है, ब्रेड के पैकेट में अगर आप उस पूरे ब्रेड के पैकेट को एक निश्चित आकृति समझे, जो कौन सी आकृति होती है, घनाभ की आकृति होती है, और उसमें फिर पॉलिथीन को हटाने के बाद ब्रेड जिस संरचना में दिखाई देते हैं वो उनकी अनुप्रस्थ काट कहलाती है, जो पूरे घनाभ को क्या कर रहे हैं, एक बराबर आकृति में काट रहे हैं। प्रत्येक ब्रेड जो होता है उस घनाभ की एक संरचना को ही प्रभावित करती है, दिखाता है हमें। इसके बाद देखिएगा दूसरा होता है छाया द्वारा। किसी भी संरचना को हम उसकी छाया से भी पहचान सकते हैं कि उसकी जैसी छाया होगी वैसी ही वो आकृति होने वाली है। तो हम यहां पर जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर एक आकृति बना दें बेलन की, यही आकृति हम बना रहे हैं, तो इस आकृति के बाद हम कैसे पहचानेंगे छाया से कि ये आकृति जो है वो बेलन की है या फिर कोई और आकृति हो सकती है। तो ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किधर से देख रहे हो। जैसे मान लीजिए ये सामने यहां पर हमारे सामने ये एक मार्कर है, इस मार्कर पर जो उजाला लाइट है अगर वो उधर से पड़ रही है, तुम्हारे कैमरे की तरफ से पड़ रही है, तो इसमें जो इसकी संरचना वो कैसी दिखाई देगी, तो आप देख सकते हो अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, इसकी ये छाया होगी जो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, या फिर आपको यहाँ पर आ रही हो इधर से इधर देखने पर, ये जो इसकी छाया है, इसकी छाया को देखकर हम इसकी संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी संरचना कौन सी होगी। ये इसके कोण के बदलने के साथ में भी प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए हम इसको यहां पर निश्चित रखें और सूर्योदय, जब सूरज इससे इधर अगर इस दिशा से उदय होता है तो इधर
की दिशा के साथ में जो इसकी छाया है वो इस दिशा में बनेगी। अगर पूरब से उदय हो रहा है, पूरब दिशा इधर है, तो यहाँ पश्चिम में बनेगी। और सूरज जब दिन ढलने के साथ में जब पश्चिम दिशा में आएगा तो जिसकी और जो इसकी छाया है वो पूरब दिशा में चली जाएगी। तो इस प्रकार एक निश्चित जगह पर रखी हुई आकृति की जो छाया है वो भी दिशा परिवर्तित कर सकती है, जैसे ही उसके उजाले का जो सोर्स है, जो उसका स्रोत है, वो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी जो उसकी छाया होगी वो कैसी दिखाई देगी। अब इसके बाद आता है अन्य कोणों से देखना। एक लास्ट पॉइंट है जिसमें हम किसी भी आकृति को अगर विभिन्न कोणों से देखें तो कैसे दिखाई देगी, जिसके बारे में अभी हमने बात भी की थी। यदि हम घन बना रहे हैं तो देखिएगा, यदि यहाँ पे घन बना रहे हो तो वो कैसा दिखाई देता है, घन कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस घन को यदि सामने से देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। अब देखकर पता नहीं चलता कि ये घन है या नहीं, तो इसको क्या करें, अगर इस दिशा से देखा जाए, ऊपर वाली इस तिरछी दिशा से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, तब ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो देखिएगा, इसे ऊपर की दिशा से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसको हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं यहां पर। और उसके बाद में इन बिंदुओं को मिला दें इससे, तो यहां पर तैयार जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, घन की। इसे कहां से हम देख रहे हैं, इसे हम थोड़ा तिरछा करके देख रहे हैं। अब इसके अलावा यदि आप चाहें तो जब आप इसे इधर से देख रहे थे, अभी तो आपने जब इसे देखा कहां से देखा, सामने से देखा है, और इस संरचना में आप इसे यहां से देख रहे हैं। अगर कोई तीसरी संरचना बनाएं और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हो, देखिएगा एक बार जरा इसे, तो ये संरचना अगर ऐसी दिखाई दे रही है हमें, तो यहां हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, तो इस संरचना के लिए हम यहां से इसको इस प्रकार मिला देंगे पहले, और इन सभी को मिलाने के बाद में हम इसमें कह सकते हैं, इसको हम कहां से देख रहे हैं, हम इसको यहां से देख रहे हैं। ये संरचना यहां से देखने पर ऐसी दिखाई देगी। तो जो घन होता है वो भी अलग अलग कोण से, अन्य कोणों से देखने पर एक अलग दिशा में हमें दिखाई देगा। जैसे कि हमारे घर की आकृति जो होती है, अगर हम अपने घर को छत पर से किसी दूसरे की छत पर से देखना चाहें तो हमें कुछ अलग दिखाई देगा। हम अपने घर के पीछे जाकर अपने घर को देखना चाहें, वहां से वो अलग दिखाई देगा। घर के सामने से घर को अपने को देखेंगे तो वो अलग दिशा में अलग दिखाई देगा। दिशा परिवर्तन के साथ में, या फिर हम कहें देखने का जो कोण है उसके परिवर्तित होने पर ही उसे देखने का नजरिया और उसका जो चित्र आकार है वो भी परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जो ठोस होते हैं, अपने कोण बदलने के साथ में ही वो अपने देखने का या फिर उनका जो चित्र है वो परिवर्तित होता रहता है। तो हमारा जो चैप्टर था आज का, ठोस आकारों का चित्रण, इसमें आज मैं इस चैप्टर में इतना ही। और जो हमारा ये चैप्टर है ये 7th क्लास का लास्ट चैप्टर है, और हमने इससे पहले के जो 14 चैप्टर हैं वो इसी चैनल पर करा दिए हैं। आप चाहें तो उन सभी चैप्टर्स को वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपके अगर कोई और भी सवाल हो तो वहां आप हमसे आकर पूछ सकते हैं। और हम इससे जुड़े हुए सवालों के लिए, जो आपके सवाल होंगे उनके लिए अन्य वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको, जैसा कि हम यहाँ पर जितने भी चैप्टर थे उन सब की थ्योरी पूरी कराई है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया कि चैप्टर में क्या क्या चीजें समझाई गई हैं, जरूरत के स्थान पर हमने वहां सवालों को भी पूरा करवाया ताकि आप वहां से सवाल पहचान सको, सवाल कैसे होंगे, कैसे किए जाएंगे, जो सवाल ज्यादा जरूरी है। कुछ कठिन सवाल भी करवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य सवाल भी आपको करवाएं या फिर और चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ला कर दें ताकि पेपरों की तैयारी अच्छे से हो सके, तो आप हमें जरूर कमेंट करें। आपकी कमेंट के साथ में ही हम आपको वीडियो जरूर ला कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी चैनल पर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।